नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी ग्रैंड माँ। वातायन यूके की संस्थापक दिव्या माथुर एक वरिष्ठ और बहुपुरस्कृत लेखिका, अनुवादक और इम्प्रेसरियो हैं, जिन्हें 3 दशकों में सैकड़ों सफल और सार्थक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारत और ब्रिटेन की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी ग्रैंड माँ। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। शिव के पिता मुझसे ये कहकर स्वर्ग सिधारे थे कि मैं बेटे बहुओं से मित्रवत व्यवहार करूं और जहाँ तक हो सके उनकी बातों और कामों में दखल न दूं। इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। मेरे कुछ न बोलने की वजह से बात यहाँ तक आ पहुँची कि उन्होंने दीवारों पर लगे महंगे तैलचित्रों के स्थान पर आधुनिक और सस्ते चित्र टांग दिए। क्रिस्टल की क्रॉकरी कोल्की में चढ़ा दी और उसकी जगह रसोई में भारी भरकम रंग बिरंगे मग्स, प्लेटें और डोंगे रख सजा दिए, जिन्हें उठाने धरने में मेरे हाथ दुखते हैं। घर ना हो गया, आइकिया हो गया। कुछ कहूँगी तो कलह होगी, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा ज़माना बीत चुका, विशेषतः शिव के पिता की मौत के बाद, पर किसी बात की कोई हद भी तो होती होगी। लगता है कि जैसे आशिमा तुल गई है कि मेरा किया धरा सब उलट पुलट दे। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा है, पर वो इसे अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वैसे मुझ में अपनी शक्ति भी नहीं बची कि इनकी आगे से आगे करती रहूँ। घर और बाग की देखभाल करूं या करवाऊं, रसोई संभालूं और इनके बच्चों की रखवाली करती फिरूं। इतना कुछ करने के बाद भी आशिमा को लगता है कि मैं उसके काम में टांग अड़ा रही हूँ, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। मम, आपको क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की? आप तो बस लाइफ एंजॉय कीजिए, शिव कहता है। लेकिन मैं अगर बैक सीट पर बैठ जाऊं ना तो 1 हफ्ते में घर भिनकने लगेगा और बाग जंगल हो जाएगा। सेब और नाशपाती के पेड़ों को देखो कैसे बेदम लग रहे हैं। समय पर खाद डाल दी जाती तो ये आज फलों से लदे होते। शिव से कहते कहते थक गई, पर वो खाद खरीद कर नहीं लाया। अब क्या मेरे दिन बचे हैं गार्डन सेंटर से खाद ढो ढो कर लाने के? कुछ कह दूंगी तो कलह होगी, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। शिव और आशिमा दोनों समझते हैं कि मैं गलिबल यानी कि सरलमती हो गई हूँ, जिसे कोई जब चाहे बहका सकता है। ऐसा क्यों, कैसे और कब हुआ मुझे याद नहीं आता। खैर, दिमाग पर और जोर डालने का क्या फ़ायदा। वे तय कर चुके हैं कि मैं सठिया गई हूँ और मेरे तर्कों पर विचार करना तो दूर, वे उन्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं। क्लेश करने का क्या फ़ायदा। ये जानते हुए भी कि वे गलत हैं, मैं चुप रह जाती हूँ। मम, शॉपिंग तो आप हम पर छोड़ दीजिए। बेकार के सामान से ट्रॉली भर लाएंगी। पैसा फालतू है तो हर महीने हमारे अकाउंट पर डाल दिया कीजिए। उनकी हर बात पैसे पर आकर ख़त्म होती है। वे अब मुझे सुपरमार्केट्स में जाने से भी रोकते हैं कि मुझे खरीदारी की कोई समझ नहीं है। मम, कम से कम कैलोरीज तो देख लिया कीजिए। इस डेजर्ट में कम से कम 1000 कैलोरीज तो होंगी ही। ओ माय गॉड, ज़रा इस ऑयल को देखिए। किसी को आत्महत्या करनी हो तो इसे पी ले। शिव के मुंह से वही निकलता है जो आशिमा ने उसमें भरा होता है। यही क्या कम है कि वो मुझसे सीधे जुबान नहीं लड़ाती। जुबान लड़ाकर वो मेरा कर भी क्या लेगी। मैं उसे जवाब दूंगी तब ना। वैसे भी मैं चुप ही रहती हूँ। जैसा जीवन भर खाया पिया उसी हिसाब से मैं अब भी सब्जी भाजी और नाश्ते पानी का इंतज़ाम करती हूँ। सिवा पूरी कचौरी और समोसों के इंडियन खाने में ऐसा है क्या जो नुकसानदायक हो। कभी कभी तला हुआ भोजन करने से कोई पहाड़ तो टूट नहीं पड़ेगा। घी तेल भी तो चाहिए मशीन सहजता से चलने के लिए। आजकल जिसे देखो उसके हाथ पैर दुख रहे हैं, पर मुझे क्या, मैं तो चुप ही रहती हूँ। रोज़ रोज़ जो तुम लोग रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हो वहाँ तो जैसे कैलोरीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। कहीं मैं ये कह दूँ तो सुनने को मिलेगा कि मुझे उन दोनों का बाहर घूमना फिरना और खाना पीना पसंद नहीं, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। तुमने देखा था शिव, बेसन की सब्जी में कितना तेल तैर रहा था। तभी इतने इंडियंस हार्ट फेल से मरते हैं। शी इज़ सो इग्नोरेंट। रात को मैंने आशिमा को कहते हुए सुना। शिव ने सब्जी खूब मज़े ले लेकर खाई थी, तब तो उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा था। आशिमा का बस चले तो वो मुझे चौके में ही ना घुसने दे। कहीं बच्चे भूल ही ना जाएं हमारे परिवार के खास पकवान।
और कभी कभी मेरा भी मन करता है कुछ पकाकर शिव और वारिस को खिलाने का। ऐसा बेस्वाद भोजन पकाती है आशिमा कि मुझे रोना आता है, पर शिव की मजाल नहीं कि चूं भी कर जाए। एक ज़माना था कि जब घर में उनकी पसंद का यदि कुछ नहीं पकता था तो बाप बेटे चुपचाप पिज़्ज़ा या केंटकी चिकन मंगाकर खा लेते थे। आज भी जब आशिमा और शिव घर में नहीं होते तो मैं और मेरा चटोरा पोता वारिस जब तब यही करते हैं। मेरे लिए भी तो कुछ बचा लेती मम। लौट कर जब शिव खाने की खाली डिब्बे देखता है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। नहीं भाई, तुम तो बस घास फूस खाओ, तुम्हें हमारा ये चटपटा खाना कैसे हजम होगा। मन तो करता है कि ताना मार दूं, पर मैं मन ही मन मुस्कुरा कर चुप रहती हूँ। तुम्हें और रेजी को तो मौका मिलना चाहिए रब्बिश खाने का। इंडियन फूड इज़ सो अनहेल्दी यू नो। मुझसे आंखें चुराते हुए वारिस और शिव को गुस्से में घूरते हुए आशिमा कहती है, इंडियन फूड खिला पिला कर ही मैंने बेटों को पाला पोसा और दोनों खासे तंदुरुस्त हैं। क्या बुराई है हमारे भोजन में? रोज़ पास्ता खुसखुस और सलाद खा खा कर बोर नहीं हो जाते ये लोग? अब जितना भी जीवन बचा है मैं घास फूस खाकर नहीं बिताने वाली। नहीं खाना तो जाओ भाड़ में, बस मुझे मत टोको। जब वे फीकी चाय पीते हैं या फिर बिना नमक मिर्च डाले उबली हुई सब्जियां खाते हैं तो क्या मैं उन्हें कभी टोकती हूँ? वैसे भी मैं ज़्यादातर चुप ही रहती हूँ। आज मेरा वारिस क्या खाएगा? दादी आलू के पराठे मक्खन मार के। मुझे तसल्ली है कि मेरा पोता बिल्कुल अपने दादा पर गया है, किंतु फैशन की हमारी पोती अर्शी ने भूखा रह रहकर अपना साइज 0 कर लिया है। बदन में कोई चढ़ाव उतराव भी तो हो। कौन पसंद करेगा ऐसी रूखी सूखी लड़की को जिसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं। माँ बेटी जब देखो तब उठकर जिम चली जाती हैं और घंटों में लौटती हैं। बच्ची को एनोरेक्सिया पैक्सिया हो गया तो? कभी कभी मुझे अर्शी की बहुत फिक्र होती है, पर इस घर में मेरी एक नहीं चलती, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। ग्रैंड माँ डोंट वेट फॉर अस। मैं और मम्मी जिम से सूप और सैलेड खाकर आएंगे। हफ्ते में 2 या 3 बार अर्शी मुझे फ़ोन पर बताती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि माँ बेटी का पेट घास फूस से भर कैसे जाता है। जब तक एक रोटी ना खा लूँ मुझे तो नींद ही नहीं आती। उनकी गैर हाजिरी में वारिस शिव और मैं खूब मज़े से खाना खाते हैं। वारिस डेजर्ट लेता है तो वारिस और मैं बेलीज खाकर कॉफ़ी पीते हुए पाँव फैलाकर टीवी देखते हैं। जैसे ही आशिमा और अर्शी लौट कर आती हैं बिना किसी वोट ऑफ थैंक्स के हमारी बैठक बर्खास्त हो जाती है। वारिस और शिव दोनों उठकर अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं और मैं पैर समेत सोफे पर तमीज़ से चुपचाप बैठ जाती हूँ। वारिस और मम्मी दोनों के लिए ही इतना टीवी देखना अच्छा नहीं है, शिव को घूरते हुए आशिमा कहती है। आशिमा इज़ राइट मम, शिव भी कहता है, जैसे उन्हें मेरी आंखों की बहुत सी परवाह हो। असल में तो वे दोनों चाहते हैं कि मैं नेशनल हेल्थ सर्विस की किसी अस्पताल में जाकर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लूँ। क्या मेरी मत मारी गई है? क्या मैं जानती नहीं कि सरकारी अस्पतालों में इन्फेक्शन से कितने लोगों की जानें जाती हैं? मैं तो दिल्ली जाकर ऑपरेशन करवाऊंगी। बड़ा बेटा हरी और बहू आरती दोनों आँखों के डॉक्टर हैं, वे किस दिन काम आएंगे? मन में ठान लिया है, पर मैं चुप रहती हूँ। मम, भैया भाभी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वे क्या कर पाएंगे आपकी देखभाल? वैसे भी इंडिया में डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है, शिव मुझे समझाता रहता है। ऋचा दीदी को एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। दिल्ली में वो एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर्स के बीच चक्कर लगाती रहीं। लाखों के तो टेस्ट हुए, आखिर में रामदेव जी के एक चूर्ण से ही ठीक हो गई। आशिमा बोली, इनका बस चले तो पैसा बचाने के लिए मेरी आँख का ऑपरेशन भी बाबा रामदेव से करवा दें। मम, इंडिया में डॉक्टरों ने रैकेट्स बना रखे हैं, एक मरीज आया नहीं कि उनके चंगुल में। शिव शुरू हो गया। ना जाने क्यों वो डॉक्टर्स के इतना खिलाफ रहता है। उसके पापा भी डॉक्टर थे, शायद इसी बात से कुंठित हो कि पिता और भाई की तरह वो अधिक पढ़ लिख नहीं पाया। मम, यू डोंट अंडरस्टैंड। जब कभी मैंने उसकी इस उलझन के बारे में बात करनी चाहिए है वो मुझे यही कहकर चुप कर देता है। दुनिया में सभी तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बन जाते, वो क्या कम कमा रहा है? एनीवे, कैटरेक्ट एक छोटा सा ऑपरेशन है मम, इसमें भैया भाभी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? शिव बोला। शिव, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी मोतिया पक जाने पर ही ऑपरेशन करवाना चाहिए। क्या मम, आप भी कैसी दकियानूसी बातें करती हैं? ये 21st सेंचुरी है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कभी भी करवाया जा सकता है।
अभी मेरा काम चल रहा है। इसके पहले कि वे दोनों मेरा दिमाग कुछ और चाटते मैं वहाँ से उठ गई। असल बात तो ये है कि वे दोनों नहीं चाहते कि मैं हरी आरती के यहाँ दिल्ली जाऊँ। ये ठीक है कि हरी और आरती बहुत व्यस्त रहते हैं, किंतु मेरा भी मन करता है कि मैं उनके और पोता पोती विदु और वेदा के साथ भी कुछ समय गुजारूं। हम तो इनके दुश्मन ठहरे, देख लेना वो जाएंगी भैया भाभी के पास। शयन कक्ष में से आशिमा की आवाज़ सुनाई दी। तो जाने दो ना, अच्छा ही है, पैसे बचेंगे। पैसे क्या बचेंगे, लेकर जाएंगी पूरी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भैया भाभी और उनके बच्चों के लिए। प्राइवेट ऑपरेशन करवाने से तो सस्ते ही में छूटेंगे। उनकी अंटी बस हमारे लिए ही ढीली नहीं होती। आशिमा के मुंह से निकल ही गई उसके मन की बात। मुझे बहुत गुस्सा आया। कितना खर्च करती हूँ मैं इन दोनों और वारिस अर्शी पर। डायना की 16th बर्थडे पर उसकी ग्रैंड माँ ने उसे फरारी दिलाई है। शिव और आशिमा दोनों मुझे दिन रात अमीर पड़ोसियों के उदाहरण देते रहते हैं। उन्हीं के भड़काने पर मैंने न चाहते हुए भी वारिस को उसके 18वें जन्मदिन पर एक नई टोयोटा यारिस खरीद कर दे दी। पर तब से मैं चैन की नींद नहीं सोई। कार दुर्घटनाओं में नौजवानों की मौतें रोज़ सुनने में आती हैं, पर फिर भी माँ बाप एहतियात बरतने को तैयार नहीं। चुप रहने के सिवा मेरे पास चारा ही क्या है। थैंक यू दादी, शिव और आशिमा के इशारे पर वारिस बोला था। फरारी के मुकाबले उन्हें टोयोटा एक 3rd क्लास कार लग रही थी। बड़ी मुश्किल से एक मरगिल्ला सा थैंक यू मिला था 10,000 पाउंड्स के बदले में मुझे। खैर वारिस बुद्धिमान है, डॉक्टर बनेगा। बड़े बूढ़ों को और क्या चाहिए सिवाय इसके कि उनकी पीढ़ी उनका नाम रोशन करे। वारिस को कार देने के बाद अर्शी की फरमाइशें आसमान छूने लगीं। मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि मैं उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। इस साल वारिस पढ़ने के लिए लीड्स जा रहा है और हॉस्टल का खर्चा इतना है कि उनमें एक छोटे फ्लैट की मार्गज दी जा सकती है। पीटर की ग्रैंड माँ ने लीड्स में एक फ्लैट खरीदने के लिए उसे पूरी की पूरी डाउन पेमेंट दे दी। हॉस्टल का खर्चा बचा और अभी से पीटर एक फ्लैट का मालिक भी हो गया। आशिमा मुझे सुनाने के लिए शिव को बता रही थी। हर महीने मार्गेज भी शायद उसकी दादी ही भरेगी। मैंने सोचा आजकल के बच्चे माँ बाप और दादा दादी नाना नानी से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। बदले में वे उन्हें बूढ़ा घर छोड़ाते हैं और कभी आकर उनका हाल तक नहीं पूछते। मैं ऐसी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। बीमार हो गई तो कोई काम नहीं आएगा, समय ही किसको धरा है। मैं तो इंडिया चली जाऊँगी, एक फुल टाइम नर्स रख लूँगी। आंटी में बस पैसा होना चाहिए। इंडिया में तो पैसा फेंको और तमाशा देखो, यहाँ पैसा दो और भूल जाओ। थैंक यू दादी। जल्दी से फेसबुक पर देखिए, मैंने आपकी भेजी हुई ड्रेस पहन रखी है। सुबह सुबह वेदा का फ़ोन आया तो दिल खुश हो गया। बहुत ही प्यारी बच्ची है, भगवान उसे लंबी उम्र दे। तू उठ गया वारिस, जल्दी से फेसबुक खोल। वेदा ने अपने बर्थडे फ़ोटोज़ लगाई हैं। 1 मिनट ग्रैंड माँ। 1 मिनट कहते हुए वारिस को पूरा 1 घंटा हो चुका था। दादी फेसबुक को रहने दीजिए, मैंने फ़ोटोज़ आपको टेक्स्ट कर दी हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख लीजिए, वेदा ने कहा। अरे मुझे कहाँ आता है ये सब। दादी इसमें ना आने की क्या बात है, बहुत सिंपल है। टेक्स्ट बॉक्स ओपन करना सिखाया था ना आपको लास्ट टाइम। इन बॉक्स में जाकर मैसेज सेलेक्ट कीजिए बस। अरे वाह वेदा, तू तो बिल्कुल मेम लग रही है, मेरी उम्र तुझे लग जाए। एक तो टेक्स्ट बॉक्स खोलने की खुशी और उस पर वेदा को नई ड्रेस में देखने का मौका। मैं बच्चों की तरह उछल पड़ी। क्या दादी, मुझे नहीं चाहिए आपकी उम्र। आप तो हमें ये बताइए कि आप कब आ रही हैं दिल्ली। कल विदु भी यही पूछ रहा था, थोड़ी गर्मी कम हो जाए। मुझसे दिल्ली की गर्मी सहन नहीं होती, ऐसी अनौरियाँ निकलती हैं बदन पर कि जीना मुहाल हो जाता है। विदु ने पापा की नाक में दम कर रखा था कि हमारे कमरे में खस की टट्टियाँ लगवा दें। आज ही लगी हैं। ऐसी अच्छी खुशबू आ रही है दादी, अब आपको अनौरियाँ नहीं निकलेंगी। विदु की आवाज़ सुनाई दी। मन हुआ कि बस उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ। तभी ऊपर से आशिमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ग्रैंड माँ तुझसे कब से कह रही है रेजी कि उनके लिए फेसबुक खोल दे, पर नहीं, लाट साहब को गेम्स खेलने से फुर्सत मिले तब ना। व्हाट योर प्रॉब्लम, जवाब में वारिस गुर्राया। कोई बात नहीं आशिमा, वेदा ने मुझे टेक्स्ट खोलना सिखा दिया है, अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगी। इसके पहले कि घर में कोहराम मचता मैंने कह दिया, लेकिन मेरी ये बात भी आशिमा को नागवार गुजरी। आप ही ने रेजी को बिगाड़ रखा है, हमारी तो ये एक नहीं सुनता। तो ये ममकी ही कौन सी सुनता है।
आशिमा को गुस्साते देख शिव भी वहाँ दौड़ा चला आया। उन दोनों की बातें सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। जब कभी वेदा या विदु मुझसे घुल मिल कर बातें करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। कम डाउन वारिस, टीच मी ऑल अबाउट फेसबुक टुडे। मैंने वारिस को आवाज़ दी तो उसने अपनी इसी में खैर समझी कि वो उसी वक्त नीचे चला आता। पोता पोती से संपर्क बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि मैं ये टेक्निकल स्टफ़ जल्दी से सीख लूँ। पूरे 6 महीने हो गए मुझे ये कहते हुए, लेकिन एक तो वारिस और शिव को समय ही नहीं मिलता, और दूसरे जब कभी ये मुझे समझाते भी हैं, ये नया टेक्निकल स्टफ़ मुझे याद नहीं रहता। वारिस भी जब नहीं सुनता तो नहीं सुनता, लेकिन जब वो मूड में होता है तो वो घंटों बैठा मुझे समझाता रहता है। मेरी प्रॉब्लम ये है वारिस कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। पिछली बार तूने मुझे शिव के कंप्यूटर पर फाइल सेव करना सिखाया था, पर तेरा लैपटॉप डिफरेंट लग रहा है। इस पर फाइल कैसे खोलूं? मेरा दिमाग यकायक खाली हो गया। ओके दादी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस बाय यू ए लैपटॉप। क्या कितने दिन रह गए मेरे जीने के जो मैं एक लैपटॉप अपनी जान को और ख़रीद लूँ? ग्रैंड माँ, आई प्रॉमिस यू योर लाइफ विल इम्प्रूव 100%। तू रहने दे वारिस, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं घबरा गई। इस नई मुसीबत को संभालना भी मेरे बस का नहीं था। हाउ अबाउट आई गेट इट फ्री? एक आंख दबाते हुए वारिस ने पूछा तो मेरी लार टपकने लगी। फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो क्या बुरा है? अगर टूट फूट भी गया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। कुछ ही देर में आशिमा की आवाज़ सुनाई दी। वारिस ने उसे न जाने क्या पट्टी पढ़ाई थी। शिव हनी, यू मस्ट बाई रेजी ए न्यू लैपटॉप। वॉट? अभी 1 साल भी तो नहीं हुआ जब मैंने उसे सोनी खरीद कर दिया था। शिव गुनगुनाया। इट्स ऑब्सोलीट डार्लिंग, उसे एप्पल दिला दो। मेडिसिन करना क्या आसान है? बाकी के स्टूडेंट्स से पिछड़ जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? घर में मजाल है कि कोई आशिमा का कहना टाल सके, सिवा मेरे और वारिस के। और अगली ही शाम को वारिस का सोनी लैपटॉप पूरे साजो सामान के साथ मेरी मेज़ पर आ सजा था। लैपटॉप्स मिलने का जश्न हम दोनों ने सोफरा में लेबनीज भोजन खाकर मनाया। हॉस्टल जाने में 10 डेज हैं ग्रैंड माँ, पे अटेंशन, कंसंट्रेट। वापस आकर वारिस मुझे इंटरनेट पर ईमेल्स खोलना सिखा रहा था। मुझे कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए उसने अपनी जान लड़ा दी, किंतु 10 दिनों के क्रैश कोर्स के बाद भी मैं लड़खड़ा रही थी। हालांकि अपनी डायरी में मैंने हर बात बड़ी तफसील के साथ लिख ली थी। लीड्स जाने से पहले उसने वेदा और विदु दोनों को मेरे पीछे लगा दिया था। वे मुझे धड़ाधड़ ईमेल्स भेजने लगे। दादी, आपने मेरा ईमेल देखा? विदु ने पूछा। क्या लिखा है मेरे प्यारे विदु ने? ओहो, हम स्कूल से भी वापस आ गए और आपने अभी तक मेरी ईमेल भी नहीं खोली, कुट्टी दादी। और फ़ोन खटाक से बंद। दादी, मैंने तो रात के 12 बजे मम्मी पापा से छिपा कर आपको पिकनिक की फ़ोटोज़ भेजी थी और आपने? वेदा ने शिकायत की। वेदा, मैं बस खोलने ही वाली थी। फ़ोन काट दिया गया। गिरते पड़ते डायरी खोली, लैपटॉप पर से मेज़पोश हटाया, प्लग को सॉकेट में घुसाया। राम का नाम लेते हुए मैंने वारिस के निर्देशानुसार और बिना किसी बाहरी सहायता के डरते डरते स्विच ऑन कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि लैपटॉप में से चिंगारियां निकलेंगी, इसलिए अपनी आंखें बंद करते हुए मैंने कानों पर हाथ रख दिए थे। वारिस ने कहा भी था कि मुझे प्लग निकालने की अथवा लैपटॉप को ढकने ढकाने की ज़रूरत नहीं है, पर बच्चों को इतनी महंगी चीज़ों की कद्र कहाँ। इसी समय मोबाइल बजा। मैं उछल गई। 2 गैजेट्स एक साथ संभालना क्या कोई खेल था? दादी, इज इट ऑन? विदु ने गंभीर आवाज़ में पूछा। स्क्रीन पर कुछ हो तो रहा है, मैंने घबराए हुए बताया। दादी, क्या हो रहा है? वो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड तो याद है ना आपको दादी? VIDU के बाद? ओफो दादी, मुझे नहीं बताइए, टाइप कीजिए। ओह हाँ। फ़ोन को कान पर लगाए मैंने एक उंगली से पासवर्ड टाइप किया और ओह माय गॉड। दादी, क्या हुआ? वेदा और विदु ने एक साथ पूछा। इन बॉक्स में 3 ईमेल्स थीं, वारिस, वेदा और विदु की। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। मैं अवाक सी स्क्रीन को घूर रही थी। कैन यू सी अवर मेल्स दादी और नॉट? अधीरता से वेदा ने पूछा। यस आई कैन। मेरे क्लिक करते ही फ़ोटोज़ डाउनलोड होने लगीं। मंगल भवन अमंगलहारी आदतन मेरे मुंह से निकल गया और तभी उन दोनों की फ़ोटोज़ स्क्रीन पर उभर आईं। रिप्लाई सेलेक्ट कीजिए और हमें अभी जवाब दीजिए, खुशी में भरकर विदु और वेदा चिल्लाए। उसी वक्त घर का फ़ोन घनघनाया। हैव यू सीन माई ईमेल? कुड यू ओपन द लैपटॉप ग्रैंड माँ?
दूसरे हाथ से मैंने लैंडलाइन का चोगा उठाया तो वारिस की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दोनों हाथों में फ़ोन थे और सामने स्क्रीन। मैं उत्तेजना में खड़ी हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? दादी, नाउ टेक योर पॉइंटर ऑन रिप्लाई आइकन, क्लिक ऑन द माउस। दूसरे कान में वेदा और विदु की आवाज़ सुनाई दी। एक एक करके बोलो, मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं भी चिल्लाई। व्हाट्स हैपनिंग हियर? आशिमा और शिव दरवाजे में खड़े हैरानी और परेशानी से मुझे देख रहे थे। मेरे दोनों कानों पर फ़ोन थे और सामने स्क्रीन पर चहकते हुए 3 चेहरे। आशिमा, मम इज़ ए प्रो नाउ, शिव ने हंसते हुए कहा। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत कहानी ग्रैंड माँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।